नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम की डेट आ गई, हमारे CHSL की एग्ज़ाम की डेट आ गई है, ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आ गई है दोस्तों, और SSC CGL की एग्ज़ाम डेट आ गई दोस्तों। तो आपको बेहतर तैयारी करने के लिए दोस्तों अब हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं ये बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो हमको बताना है कि जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है दोस्तों क्या हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं इनका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला दिया गया सेरिब्रम दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा। अब अगर बात करें कि सेरिब्रम में क्या क्या चीज़ आती हैं दोस्तों, तो यह बुद्धि, इच्छा और शक्ति, बुद्धि, शक्ति, बुद्धि, इच्छा शक्ति दोस्तों क्या है, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान, ज्ञान, स्मृति, स्मृति, ज्ञान, स्मृति, वाणी तथा चिंतन का केंद्र होता है। जो हमारा सेरिब्रम होता है इसका काम क्या होता है दोस्तों, बुद्धि हो गया, और दोस्तों क्या हो गया, इच्छा शक्ति हो गया, ऐच्छिक गतियाँ हो गया दोस्तों, ज्ञान हो गया, स्मृति हो गया, वाणी हो गया, ये सब इसके चिंतन का केंद्र होती हैं। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों थैलमस के बारे में, तो दोस्तों अगर थैलमस के लिए बात करते हैं तो थैलमस में क्या हो जाएगा, तो यह दोस्तों ताप, पीड़ा, पीड़ा, स्पर्श, स्पर्श आदि का बोध कराता है दोस्तों। तो थैलमस के अंदर दोस्तों जो टेम्परेचर होता है, ताप हो गया, पीड़ा हो गया, स्पर्श हो गया, तो ये किसके अंतर्गत आता है, हमारा थैलमस के अंतर्गत आ जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों हाइपोथैलेमस के लिए, तो हाइपोथैलेमस की जब बात करते हैं दोस्तों, हाइपोथैलेमस में क्या हो जाएगा देखते हैं। तो या इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन, क्या दोस्तों, हार्मोन्स जो होते हैं जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है उसका ये नियंत्रण करता है दोस्तों। क्या करता है, नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस दोस्तों। यह भूख, भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, ताप नियंत्रण और प्यार, प्यार और दोस्तों एक हो गया घृणा, इसका ये नियंत्रण करता है दोस्तों। अब दोस्तों जो हमने आपको सॉल्यूशन दिया है, जो पोस्टमार्टम किया है, आपको कैसा लगा दोस्तों, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो हमको बताना है दोस्तों कि जो मछलियों का यकृत तेल होता है उसमें किसकी प्रचुरता होती है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन डी जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि मछलियों की यकृत में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है, अगर रासायनिक नाम के बारे में बात करें, रासायनिक नाम के बारे में बात करें दोस्तों, तो हो जाएगा कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल इसका नाम हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक नाम। अब अगर बात करें कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स, रिकेट्स इसको सूखा रोग भी बोलते हैं, और ये बच्चों के अंदर पाया जाता है दोस्तों, हो जाता है। अब अगर बात करें कि विटामिन डी के स्रोत क्या क्या हैं दोस्तों, तो विटामिन डी के अगर स्रोत के बारे में बात करते हैं हमें, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा मछली हो जाएगा, मछली हो जाएगा, दूसरा यकृत, जो मछली का यकृत तेल होता है दोस्तों वो, और दोस्तों दूध हो जाएगा, दूध हो जाएगा, अंडे हो जाएगा, अंडे हो जाएगा। ये दोस्तों क्या है, विटामिन डी के स्रोत हैं। और दोस्तों जो सुबह में सूर्य के प्रकाश भी प्राकृतिक विटामिन डी का अच्छा स्रोत माना जाता है दोस्तों। जो मॉर्निंग के टाइम पे जो सूर्य का जो प्रकाश आता है दोस्तों, वो भी विटामिन डी का पर्याप्त जो है स्रोत माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया देखते हैं, वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनाने के कारण संक्षारण नहीं होता है दोस्तों। तो हमको बताना है संक्षारण नहीं होता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, ओजोन परत के अवक्षय होने का कारण बताना है हमको दोस्तों, कि जो ओजोन परत है उसके अवक्षय होने का कारण क्या है दोस्तों। तो इसका जो कारण है, इसका जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा,
CFC जो गैस होती है हमारी दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको दोस्तों किस नाम से भी जानते हैं, CFC के नाम से भी जानते हैं। अब अगर बात करें कि ओजोन परत के बारे में दोस्तों, तो ओजोन परत में सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में ओजोन में छेद का पता चला था दोस्तों। ओजोन जो हमारी लेयर है उसमें जो है एक छेद हो गया है दोस्तों, तो इसकी जानकारी कब मिलती है, 1985 में पता चलती है। अब अगर बात दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो दोस्तों ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, O3 हमारा हो जाएगा दोस्तों। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, आइए देखते हैं। अमीबता से क्या रोग होता है दोस्तों, तो हमको बताना है कि जो अमीबता है उससे क्या रोग होता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो आम तिसार जो है दोस्तों, ये इसका जो जवाब होगा वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इसको किस नाम से जानते हैं, डायरिया के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों, डायरिया के नाम से इस रोग को जाना जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो हमको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हमारे हैं कि इसमें से जो है कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें कि कौन है जो ऑप्शन में इसका सही हो जाएगा। तो हमको बताना है दोस्तों कौन ऊर्जा नहीं प्रदान करता है। वसा प्रदान करता है दोस्तों, और दोस्तों दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, प्रोटीन प्रदान करता है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। तो अगर बात करें दोस्तों विटामिन की, तो विटामिन जो है वो हमको ऊर्जा प्रदान नहीं करता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, विटामिन ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों विटामिन के बारे में कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज फंक ने 1911 ईस्वी में की थी दोस्तों। अब अगर बात कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो जाएंगे हमारे दोस्तों, तो बी और सी। तो दोस्तों इसको याद करने की एक ट्रिक हम आप लोगों को बताते हैं, इसको हम लिख सकते हैं WBC। WBC मतलब क्या होता है दोस्तों, W मतलब हो जाएगा दोस्तों वाटर, तो वाटर हो जाएगा दोस्तों। और वाटर मतलब क्या होता है हमारा, जल। तो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हो जाएंगे, बी और सी हो जाएंगे। अब दोस्तों जो शेष हमारे बच जाएंगे, अगर पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं दोस्तों, तो वसा में घुलनशील विटामिन हमारे क्या हो जाएंगे, A, D, E और K जो है हमारा, ये वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट के हिसाब से हृदय स्पंदन की दर कितनी औसत होती है। तो हमको बताना है दोस्तों कि जो एक सामान्य व्यक्ति होता है दोस्तों, उसके प्रति मिनट के हिसाब से हृदय स्पंदन की जो दर होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो 72 जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों। तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दोस्तों, तो 72 बार धड़कता है दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, 72 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो हमको बताना है कि दोस्तों कि जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन में हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि अमेरिकी नागरिक नाथन एंड्रियन का संबंध किस क्षेत्र से। हमको बताना है कि जो अमेरिकी नागरिक नाथन एंड्रियन है, इनका संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तैराकी ऑप्शन जो है हमारा वो एकदम सही हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, किस ट्रेन का परिवर्तित नाम जो है वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। तो दोस्तों उसका क्या नाम रखा गया परिवर्तित करके, जो है जो पहले ट्रेन जो उसका नाम था उसके बाद उसका नाम चेंज करके वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया, तो वो ट्रेन कौन सी है। तो दोस्तों हमको बताना है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ट्रेन 18 जो है इसका जो सही जवाब होगा हमारा हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों हमको बताना है कि जो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के जो लेखक हैं वो इन चारों ऑप्शन में से कौन हो जाएंगे दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंग जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। अब अगर बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन हैं। तो हमको बताना है दोस्तों कि जो भारतीय स्टेट बैंक के जो चेयरमैन है, स्टेट बैंक दोस्तों क्या है, SBI बैंक के इस नाम से जानते हैं, SBI के नाम से इसको जानते हैं। तो दोस्तों SBI
के जो चेयरमैन हैं वो कौन हो जाएंगे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दिनेश कुमार जो है वो जवाब हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हम जो हमारे द्वारा आपको जो प्रश्न कराए जा रहे हैं दोस्तों, किस तरह के आपको लग रहे हैं आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और जिस भी प्रश्न जो हम आपको दे रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आपको ज़रूरत हो, जो भी एग्ज़ाम आपका होने वाला हो, आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम उस पर वीडियो बना करके आप लोगों के सामने पेश कर सके दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में हमको बताना है कि जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। एग्जाम में दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार जो दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा 15 मार्च जो जवाब सही हो जाएगा दोस्तों। तो उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अब अगर बात कर लें कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कौन सा, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब अगर बात कर लेते हैं कि 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो टीबी दिवस। कौन सा दोस्तों, टीबी दिवस जो है इस दिन मनाया जाता है दोस्तों। इसको तपेदिक के नाम से भी जानते हैं, तपेदिक या ट्यूबर क्लोसिस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब अगर बात कर लेते हैं कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। कौन सा दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस जो है इस दिन मनाया जाता है दोस्तों। चारों ऑप्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा दोस्तों, नोट्स को बना करके चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हमको बताना है कि जो तारापुर परमाणु केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हैं, और 4 ऑप्शन में हमारा कौन सा जवाब सही होगा आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा। तो तारापुर परमाणु केंद्र जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है, तो वो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों जो और 3 ऑप्शन बचे हैं इनका पोस्टमार्टम करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा परमाणु केंद्र स्थित है। तो हमको बताना है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो बुलंदशहर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के अंदर, बुलंदशहर के अंदर जो दोस्तों कौन सा परमाणु केंद्र स्थित है, तो नरौरा परमाणु केंद्र। कौन सा दोस्तों हो जाएगा, नरौरा परमाणु केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अब अगर बात कर लेते हैं गुजरात में कहाँ पे दोस्तों, सूरत के अंदर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो इसके अंदर हो जाएगा काकरापार। गुजरात में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, काकरापार परमाणु केंद्र जो है वो गुजरात के अंदर स्थित है। अब अगर बात कर लेते हैं कि तमिलनाडु में कौन सा, तो तमिलनाडु में कुडनकुलम। कौन सा दोस्तों, कुडनकुलम। दोस्तों एग्जाम में ये बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो चारों ऑप्शन के जो मैंने आपको आंसर बताए हैं दोस्तों एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। आप लोग इनको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगर तारापुर परमाणु केंद्र पूछता है तो कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र हमारा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा हो जाएगा, नरौरा हो जाएगा। गुजरात में कौन सा हो जाएगा, काकरापार हो जाएगा। और तमिलनाडु कहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा, कुडनकुलम हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, आइए देखते हैं। हेपेटाइटिस बी से प्रभावित अंग। तो हमको बताना है कि दोस्तों जो हेपेटाइटिस बी से प्रभावित अंग है वो कौन सा होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों। तो हेपेटाइटिस बी से हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यकृत। तो हेपेटाइटिस बी से दोस्तों कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित हो जाता है। तो दोस्तों अब हमारे जो और ऑप्शन 3 दिए गए तो इनका भी पोस्टमार्टम करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र की दोस्तों, तो अगर दोस्तों तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र में कब प्रभावित होती है, कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, तो ये रेबीज रोग से। किस रोग से दोस्तों, रेबीज रोग अगर हो जाता है दोस्तों बॉडी के अंदर, और ये किस विषाणु से होता है दोस्तों, रैबिडो विषाणु होता है। रैबिडो विषाणु लिख देते हैं दोस्तों, रैबिडो जो वायरस होता है दोस्तों, इसकी वजह से जो रेबीज होता है कि कुत्ते के काटने से होता है, और इसमें हमारी जो तंत्रिका तंत्र है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। अब अगर बात करते हैं संपूर्ण शरीर त्वचा में
किस रोग से दोस्तों जो है ये प्रभावित होती है, संपूर्ण शरीर की जो त्वचा होती है वो किस रोग से प्रभावित होती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों चेचक। क्या हो जाएगा दोस्तों, चेचक जो होता है वो पूरे शरीर की जो त्वचा होती है वो उससे प्रभावित हो जाती है दोस्तों। और इसका जो वाहक वायरस होता है वो कौन सा हो दोस्तों, वेरियोला वायरस जो होता है वो होता है दोस्तों। अब अगर बात करते हैं गला, रीढ़ व तंत्रिका तंत्र दोस्तों जो रोग होता है वो ये जो गला, रीढ़ व तंत्रिका तंत्र जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इनमें कौन सा रोग हो जाने पे ये प्रभावित होते हैं दोस्तों, तो पोलियो। अगर पोलियो बॉडी में हो जाता है दोस्तों, पोलियो रोग अगर हो जाता है तो गला, रीढ़ व तंत्रिका तंत्र जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों हमको बताना है कि जो रतौंधी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा विटामिन ए जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। तो आइए इसका जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उसका भी पोस्टमार्टम करते हैं कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अब अगर बात करते हैं दोस्तों कि इसके स्रोत क्या हैं, विटामिन ए के स्रोत क्या क्या हैं दोस्तों, तो गाजर, हरी सब्जी, दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, इनको लेने से दोस्तों जो विटामिन की कमी होती है वो पूरी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों विटामिन बी के बारे में, तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है, तो बेरी बेरी रोग। कौन सा दोस्तों, बेरी बेरी रोग हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है। अब अगर बात करें दोस्तों कि इनके स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो अनाज हो गया दोस्तों, अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, ये इसके स्रोत हो जाएंगे। अगर बात करते हैं विटामिन सी के बारे में दोस्तों, विटामिन सी के बारे में अगर बात करते हैं तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है दोस्तों। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों क्या हो जाएगा, स्कारबिक अम्ल, स्कारबिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं विटामिन डी की, तो दोस्तों विटामिन डी का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स जो है वो रोग हो जाता है, या इसको सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि हृदय की दर मापने में प्रयुक्त होता है। तो हमको बताना है दोस्तों कि जो हृदय की गति की दर मापते हैं तो दोस्तों उस किससे मापते हैं हमको बताना है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं कि इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हृदय की गति की दर मापने में प्रयुक्त क्या होता है दोस्तों, स्टेथोस्कोप जो होता है वो इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप का प्रयोग करके हृदय की गति की दर को मेज़र करते हैं या मापते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पेस मेकर के बारे में कि पेस मेकर से क्या यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो ये हृदय की गति अधिक हो जाने पे, जब हृदय की दोस्तों जो गति होती है या तो वो अधिक हो जाए या दोस्तों कम हो जाए तो इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए दोस्तों, सामान्य अवस्था में लाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम इसका पेस मेकर का प्रयोग करते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं ईईजी का दोस्तों, तो ईईजी का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो मस्तिष्क की विकृतियों को पता लगाने के लिए दोस्तों। अगर मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, मस्तिष्क के अंदर हमारे कोई प्रॉब्लम है तो इसका जो टेस्ट होता है वो ईईजी के द्वारा होता है। और इसे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ भी के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो ईईजी के नाम से जानते हैं, जिससे मस्तिष्क में होने वाली समस्याओं को पता लगाने के लिए ये टेस्ट होता है। अब अगर बात कर ले तो दोस्तों ईसीजी के बारे में, ईसीजी जो होता है वो उसका नाम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दोस्तों इसका नाम होता है। और ये हृदय से संबंधित असमानताओं का पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों हमारे हृदय के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा होता है, हमारा ईसीजी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या है दोस्तों। तो हमको बताना है कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसका जो सही जवाब होगा हमारा क्या होगा दोस्तों, तो यकृत हमारा जो है वो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन में अगर पूछता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत
हो जाएगा। अब अगर यकृत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यकृत में हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण होता है दोस्तों। किस प्रोटीन का निर्माण होता है? हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण होता है, जो शरीर के भीतर रुधिर का थक्का नहीं जमने देता। हिपैरिन का क्या काम होता है दोस्तों? ये जो हमारे रक्त का जो थक्का होता है वो जमने नहीं देती है हमारे शरीर के अंदर दोस्तों। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय जो दिया गया है यह अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं। एग्जाम में दोस्तों अगर पूछा जाता है कि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां किसे कहा जाता है, तो ये अग्न्याशय हमारा हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी और दोस्तों बाह्यस्रावी। दोस्तों क्या हो जाएगा? बाह्यस्रावी जो है ये इसका जो जवाब होगा क्या हो जाएगा? अग्न्याशय। तो दोस्तों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि किसको जानते हैं? तो अग्न्याशय को जानते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो इंसुलिन की खोज थी वो किसने की थी? बेंटिंग, बेंटिंग ने इसकी खोज की थी। और दोस्तों बेस्ट, और दोस्तों क्या हो जाएंगे? बेस्ट, इन्होंने मिलकर जो है इंसुलिन की खोज की थी। और इंसुलिन की अगर दोस्तों हमारे बॉडी में कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग? मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको हम डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों छोटी आंत के बारे में, तो दोस्तों आइए जानते हैं छोटी आंत के बारे में, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो जो छोटी आंत होती है ये अमाशय से, तो दोस्तों अमाशय से आने वाले काइम, काइम दोस्तों, जो काइम वर्ड आया है दोस्तों, जो काइम है दोस्तों, अमाशय से आने वाले काइम अथवा दोस्तों तरल भोज्य पदार्थों का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है दोस्तों। दोस्तों किसका? छोटी आंत में बात कर रहे हैं तो तरल पदार्थ, जो भी हमारे बॉडी के अंदर तरल अमाशय में तरल पदार्थ भोजन होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है दोस्तों। तो दोस्तों चारों के हम जो आंसर थे वो जान चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि रेशम कीट पालन किस अध्ययन के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों हमको बताना है कि जो रेशम कीट पालन है वो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों बताना है कि जो रेशम कीट पालन है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। अब अगर बात कर लेते हैं पीसी कल्चर के बारे में दोस्तों, तो पीसी कल्चर में जो होता है वो मत्स्य, इसका दोस्तों मत्स्य का पालन होता है किसके अंदर? पीसी कल्चर के अंदर दोस्तों जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पीसी कल्चर की जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो पीसी कल्चर में क्या आता है? मत्स्य पालन आ जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों ओन्कोलॉजी, ओन्कोलॉजी के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो ये कैंसर से संबंधित, किससे दोस्तों? कैंसर से संबंधित, कैंसर से संबंधित जो अध्ययन होता है वो ओन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों जो पेडोलॉजी दिया गया है, पेडोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों किसका अध्ययन करते हैं? तो मृदा का, मृदा का दोस्तों अध्ययन करते हैं दोस्तों। मृदा मतलब दोस्तों क्या होता है? मिट्टी, मिट्टी भी इसको बोलते हैं। मिट्टी या मृदा जो होता है वो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर कि चाय में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है दोस्तों। तो हमको बताना है कि जो चाय होती है दोस्तों उसमें कौन सा पदार्थ, रासायनिक पदार्थ है जो पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा? तो चाय के अंदर कैफीन जो पदार्थ होता है वो पाया जाता है दोस्तों। चाय की बात कर लें, कॉफ़ी हो गया, कोको हो गया, चॉकलेट हो गया, इसके अंदर कैफीन पाया जाता है दोस्तों। अब अगर बात कर लेते हैं निकोटीन के बारे में दोस्तों, निकोटीन किस में पाया जाता है? तो ये तंबाकू में पाया जाता है। किस में दोस्तों पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है। अब अगर बात कर लेते हैं फार्मिक अम्ल, तो दोस्तों ये चींटियों में, चींटी में, और दोस्तों बिच्छू के डंक में, किसमें? बिच्छू के डंक में पाया जाता है दोस्तों। अब अगर बात कर लेते हैं केसिन प्रोटीन दोस्तों किस में पाया जाता है? तो दूध और पनीर में, दूध और पनीर के अंदर पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा जो वीडियो मिल रहा है दोस्तों, वीडियो हम आपके सामने बना करके
जो आप लोगों को तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों, ये आपको कैसा लगा, इसके जो क्वेश्चन हैं वो किस तरह के हैं दोस्तों, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जो हम ये एग्ज़ाम के रिलेटेड जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उस पर जो वीडियो बनाए हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन लेते हैं हमें वो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन लेते हैं, जो सभी एग्ज़ामों में बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों धन्यवाद।